सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। ये 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसका रोल मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। जैसे इस लेसन को जो मैं पढ़ रहा था, इस पूरे लेसन को पढ़ते समय मुझे यही फील हो रहा था कि यहाँ से मेंस में बहुत सारे पॉइंट काम आ सकते हैं। मेंस के अंदर इन्वायरमेंट के टॉपिक में, या मेंस में बहुत सारे आजकल जलवायु वाले परिवर्तन वाले क्वेश्चन आते हैं। इनमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैव विविधता वाले टॉपिक में, जहाँ पे भी आपको लगता है। इसलिए मेरी सलाह आपको सबको ये रहेगी कि इनको पढ़ते समय आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ते समय मेंस के पेपर भी आपको देखने हैं, प्री के पेपर भी आपको देखने हैं, और आपको खुद को पढ़ना है। दोस्तों, मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं और जो कोचिंग के मटेरियल या मेरे द्वारा जैसे पीडीएफ सेंड कर दी गई, आप हूबहू इसको पढ़ना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। रियल लाइफ में ये बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता तो आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि नहीं यार मेरे नोट्स पर्याप्त है, फलाना है, ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जब सेल्फ स्टडी करते हो, एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और नोट्स कैसे बनाओ? नोट्स कम बनाओ, ज़्यादा। इससे नहीं कि एनसीईआरटी पूरी किताब आप नोट्स में छाप रहे हो, कम बनाओ। एनसीईआरटी पढ़ाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन चीज़ों को समझो कि कैसे हमें प्री और मेंस के हिसाब से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, समझना है, आपकी एक सोच पैदा करनी है। जो भी इसमें चीज़ें दी गई है, जैसे अभी इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में इस सेकंड चैप्टर वन और वन्य जीव संसाधन वाले में बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि किस प्रकार वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, आवास विखंडन उनका हो रहा है, प्रकृति के साथ मानव का संबंध कैसा हो रहा है। तो यहाँ से मतलब आपके विचार डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और निबंध के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, या जीएस के अन्य पेपर में आपके ये विचार ही काम आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैट नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे घुमा के आएंगे, ट्रिक की क्वेश्चन आएंगे, जिनको हैंडल करना आपको सीखना होगा। अपनी अच्छी किताबों के साथ में ही पढ़कर आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जीएस 3 पढ़ाने वाले थे। जीएस 3 के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, समय इतना मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो मैं भी अभी एक एस्पिरेंट हूँ। मैं कोई मतलब एक कोचिंग वाला या टीचर नहीं हूँ भी। मेरी कुछ खुद की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से शायद मैं जीएस 3 नहीं पढ़ा पाऊँ। और जीएस 3 में मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी, नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन जीएस 3 एक्चुअल में इतना बड़ा है, उसको यदि मैं पढ़ाने बैठूँ तो मेरे लिए अकेले के लिए ये पॉसिबल होगा कि 2-3 महीने लग जाए उसमें पढ़ाने में। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। और वैसे मैंने बुक एंड रिसोर्सेज का एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने बताया कि जीएस 3 में आपको कौन से नोट्स वगैरह पढ़ने चाहिए। आप एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको ये पता लग जाएगा कौन सी कोचिंग के नोट्स फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा यदि मैं अपने नोट्स अपडेट कर पाता हूँ, अच्छे नोट्स बना पाता हूँ, तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल जीएस 3 नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा बिलीव मत करना। क्योंकि आप ये जानते हो कि अभी मेरी भी 2-3 एग्ज़ाम एक साथ आ गई। आईएएस एग्ज़ाम तो साथ में है ही, लेकिन मुझे साथ में अपने यूपीसी प्लान बी के साथ में मुझे काम करना पड़ रहा है। जैसे राजस्थान पीसीएस की एक एग्ज़ाम भी साथ में है, और एक मेरी कॉलेज लेक्चर की भी एग्ज़ाम बाकी है अभी, अभी उसका शेड्यूल आ गया। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अपना समय कुछ एग्ज़ाम को देना पड़ रहा है। हालांकि मेरा मुख्य टारगेट अभी अभी भी यूपीएससी है, मतलब मैं यूपीएससी ही कोई टारगेट लेके चल रहा हूँ। लेकिन समय के साथ में कुछ करना पड़ता है उस हिसाब से। जैसे कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम है, वो मुझे देनी है एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद में, तो जीएस 3 का मेरा इसलिए प्लान फिर कैंसिल हो गया पढ़ाने वाला। और जीएस 3 यार वैसे भी बहुत बड़ा है, अकेले मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन नोट्स वगैरह जो है, जीएस 3 के नोट्स वगैरह है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत ही जल्द आने वाले वक्त में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने वैसे भी बहुत अच्छे लेसन पढ़ा दिए यार, एथिक्स के लेसन पढ़ाए हैं, एसे राइटिंग के पढ़ाए हैं, प्रीलिम्स के बहुत सारे अच्छे लेसन मैंने बनाए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरे बस में है, यानी जो मेरे दायरे में है, मेरे टाइम मैनेजमेंट में, वो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। ज़्यादा इन पे आप क्वेश्चन वगैरह मत करना, ज़्यादा कमेंट इन चीज़ों को लेकर मत करना, उसका फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। मैं वही चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जो मेरा टाइम परमिट करता है इन एग्ज़ाम के साथ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस लेसन को। ये सूचना आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं सर जीएस 3 का पढ़ाओगे, जीएस 3 का पढ़ाओगे। तो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं, हो सकता है आने वाले वक्त में पॉसिबल हो, लेकिन अभी उसकी मैं कोई आपको पहले से कुछ बोलना नहीं चाहता उस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वन और वन्य जीव संसाधन, ठीक है, मैंने बता दिया, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट है, फैक्ट को मैंने साइड में लिखा है। जैसे यहाँ पे एक लेप्चा वाला एक सॉन्ग दिया हुआ है शुरुआत में, तो लेप्चा जनजाति कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, या लेप्चा जो लोग हैं कहाँ रहते हैं। तो भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, ठीक है। और नेपाल में, नेपाल की सीमा पर या नेपाल के अंदर लेप्चा जनजाति है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लुप्त या लुप्त होने के कगार पर प्रजातियां यहाँ पे बहुत सारी दी गई इसमें। जैसे इसमें बताया गया कि चीता भारत से 1952 में ही लुप्त हो चुका है, ठीक है। और इसमें बार बार बताया गया यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं ना, यदि प्रकृति पर ध्यान नहीं देते हैं या जैव विविधता को बचाने पर ध्यान नहीं देंगे, तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका विलुप्तीकरण हो जाएगा, या उनका एक तरह से कह सकते हैं वो हमारी पृथ्वी से या धरती से उनका पलायन हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता हो तो यदि जैव विविधता का विनाश होता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि जब जैव विविधता का विनाश होता है, जैसे जीवों का या पेड़ पौधों का विनाश होता है, तो
हम जानते हैं बहुत सारी हमारे देश के आबादी या बहुत सारी जनसंख्या, विशेषकर वीकर सोसाइटी है, जो वंचित वर्ग जो है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वनों पर डिपेंड रहता है और उनकी आजीविका निश्चित रूप से मतलब जीवों के उत्पाद है या मतलब अच्छे उत्पाद, ऐसे कहते हैं ना कि जैसे आप ये जानते हो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वनों या जंगलों में रहते हैं, जो आबादी रहती है, वो वहाँ से शहद गोंद वगैरह भी प्राप्त करती है। आप जानते हो उनका एक उत्पाद वहाँ से प्राप्त करते हैं, उनकी आजीविका डायरेक्ट रूप से जड़ी बूटियाँ वगैरह ये प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ाव है। यदि ये विलुप्त होता तो कहीं ना कहीं इनके सामने एक आर्थिक संकट आता है। ऐसे भी हमें जोड़ना चाहिए, इस चैप्टर में ऐसे बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया गुलाबी सिर वाली बतख है, वो भी मतलब विलुप्त हो चुकी है शायद। आप देख रहे हैं इनको, गंगा नदी के मैदानों के क्षेत्र में रहती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी विलुप्त हो चुकी है, कौन सी विलुप्त नहीं है। पहाड़ी कोयल है, ये भी संकटापन या ऐसे कुछ है। जंगली चीतीदार उल्लू है, इसमें और भी दिया मधुका इनसिग्निस, महुआ की एक जंगली किस्म है। यहाँ पे नाम दिए गए और यूपीसी में कई बार फैक्चुअल जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा हुबरडिया हेप्टन न्यूरोन घास की एक प्रजाति है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे संकटापन वाली जो प्रजातियां हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। इसमें दिया भी है कि एशियाई चीता, ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था 2012 के बाद में। ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैं प्रीलिम्स दे रहा था 2014 में या 13 में दे रहा था एक बार, उसमें क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, चीता भारत से विलुप्त हो चुका है, तो एशियाई चीता कहाँ चला गया। भूमि पर रहने वाली दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी इसमें दिया गया, आप आराम से पढ़ लेना। दिया गया कि भारत में 1952 में इसको लुप्त घोषित कर दिया है। तो एनसीईआरटी प्रदेश में जो बॉक्स में चीज़ें दी गई है ना, उनको विशेष गौर करना। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। मेरा अच्छा खासा अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, एक अच्छा रिसर्च बना रखा है मैंने, अच्छा एक कोर एरिया फाइंडिंग कर रखा है कि यूपीसी प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी एग्जाम में। ठीक है। इसके अलावा इसमें दिया गया आयुष्यन क्या करती है, पेड़ों और पौधों, मतलब पेड़ पौधों और प्राणियों दोनों की श्रेणियाँ जारी करती है कि कौन सी श्रेणी में पेड़ पौधे या जीव जंतु आते हैं। जैसे सामान्य जातियाँ, सामान्य जातियाँ मतलब जिनको कोई खतरा नहीं हो, जैसे जो भी सामान्य पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है जिनको सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, मतलब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। कुछ जातियों को संकटग्रस्त जातियाँ घोषित कर दिया जाता है, जैसे काला हिरण है, गेंडा, सिरपुंछ बंदर वाला बंदर है, संगाई हिरण है। ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको खतरा है, ये आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ सुबेदे जातियाँ, सुबेदे जातियाँ मतलब होता है संकटापन से पहले, यानी ये मतलब इन पर ध्यान नहीं दिया गया ना, तो ये क्या कर सकते हैं, ये भी संकटग्रस्त जातियाँ बन सकती है। जैसे नीली भेड़ कहाँ पे, हिमालयन पाई जाती है, और गंगा डॉल्फिन। इसके अलावा दुर्लभ जातियाँ यानी जो विशेष तौर पर बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, इन पर भी हमें ध्यान देना होगा। यदि इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी संकटापन हो सकती है या विलुप्ति के कगार पर जा सकती है। इसके अलावा स्थानिक जातियाँ मतलब वो विशेष वहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे एक हॉटस्पॉट होता है, अपनी जैविकता हॉटस्पॉट मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी घाट है, उत्तरी पूर्वी हिमालय है। तो हॉटस्पॉट की एक विशेषता होती है कि वहाँ पे इंडेमिक प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी स्थानिक प्रजातियाँ, यानी वो वहीं पाई जाती है। जैसे अंडमानी टिल है, निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली है, जंगली सूअर है, अरुणाचल के मिथुन है। एक्चुअल में ये यहाँ पे जब फैक्ट दिए गए ना एनसीईआरटी में, तो यहाँ से प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट बना लेंगे और पूछ लेंगे, मिलान वाले पूछ लेंगे, कौन सा कहाँ पे रहता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। लुप्त जातियों में जैसे एशियाई चीता है और गुलाबी सिर, ये मतलब भारत से विलुप्त हो चुके हैं, इनको भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे कि भारत में से चीता बहुत पहले विलुप्त हो चुका है, सही स्टेटमेंट है। गुलाबी सिर वाली बतख भी भारत से विलुप्तीकरण के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक और बहुत सारी चीज़ें दे रही है कि ये वनों के विनाश और जीव जंतुओं की विलुप्ति के कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण दोस्तों इसमें होगा जो, वो है आवास का विनाश। याद रखना इस बात को कि जीव जंतु यदि सबसे ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं ना, तो उनके आवास के साथ विखंडन हो रहा है। मानव की आबादी इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इसके कारण हम जानते हैं कि हमारा विस्तार जंगलों तक हो गया है, वनों को हमने विनाश कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी, जब आवास का ही विखंडन हो गया तो उनको हम बचाएं कैसे। क्योंकि आप एक जानते हो, प्रत्येक जीव का एक पारितंत्र होता है, उस पारितंत्र में उस जीव का बड़ा रोल होता है। ठीक है, उस जैव विविधता को बचाने में, सभी प्रजातियों को नियंत्रण करने में, एक संतुलित मतलब पर्यावरण तंत्र के लिए एक जीव का महत्व होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आजकल आवास विखंडन के कारण जीवों का विनाश हो रहा है, या जीव नष्ट हो रहे हैं, या जीव विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण है इसमें दिया गया है। हमारी जो उपनिवेश नीति, अंग्रेजों की एक नीति थी, वन नीति। अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे लगा रहे थे जो उनको फायदा पहुंचाए। आप जानते हो, जैसे भारत के अंदर रेल का जब विकास किया गया था, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो उनको ऐसे पेड़ पौधे चाहिए थे जिनकी कठोर लकड़ी हो। तो उन्होंने क्या किया, वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया, एकल वृक्षारोपण। तो स्थानीय या जो पर्यावरण के अनुकूल जो पेड़ पौधे थे ना, उनको हटा के उन्होंने क्या किया, उनके स्थान पर उन्होंने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, सागवान रोपण उन्होंने कहाँ किया, दक्षिण भारत की एक तरह से जो अन्य वन प्रजाति है, स्थानीय प्रजाति है, उनको उठाकर उन्होंने सागवान का रोपण किया।
इसके अलावा चीड़ और पाइन उन्होंने लगाए कहाँ पे, हिमालय में लगाए। इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, हिमालयन ओक और रोडेडेड्रोन जो वन है वहाँ के, वहाँ उनके स्थान पर लगाए। आज आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हिमालय में आग लगती है ना, तो इसका बड़ा कारण है चीड़ का वन। ये आग को मतलब जो दावानल लगती है ना, उसको बढ़ाने में बड़ा योगदान है इसका। यदि हिमालय ओक होता तो शायद इतनी आग ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन अंग्रेजों ने ये विनाश के स्तर पर पहुंचा दिया हमें। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको जब दावनल वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये बात लिखा करो कि उपनिवेशवादी जो वन नीति है ना, इसने भी कहीं ना कहीं दावनल को बढ़ाया है। ठीक है। इसके अलावा नदी घाटी परियोजनाएं जो है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को कोई समस्या आती है, जैसे जीवों के विस्थापन, या हम जानते हैं जैसे हाल ही में चर्चा में रहा था केन बेतवा के कारण, पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण ऐसा पन्ना केन बेतवा के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या हुआ, ऐसी घटनाएं देखी गई। नर्मदा घाटी परियोजना में भी देखा गया। इसके अलावा खनन परियोजना, जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व को नुकसान हुआ कहाँ पे, डोलोमाइट खनन पश्चिम बंगाल में। ये से अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिए कि ये कारण है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इनको पढ़ना। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक और प्रजाति या पेड़ पौधे की दी गई है, हिमालय येऊ। ये क्या है, चीड़ की टाइप का एक सदाबहार औषधि होता है, और हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, संकटग्रस्त है। ठीक है। और इससे क्या होता है, कैंसर का एक रसायन प्राप्त होता है, इसे टक्सोल जिसको बोलते हैं, जो कि इसकी छाल, पत्तियों, पेड़ों से, जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, ये आपके मेंस में काम आ सकते हैं कि क्या आप जानते हो भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। ये मेंस के अंदर ऐसी चीज़ें काम आती है कि भारत की मुख्य रूप से वेटलैंड सूख चुकी है, 1/3 जलमग्न जो भूमि है वेटलैंड है सूख चुकी है, 70% रातली जल जो वाटर बॉडीज है प्रदूषित हो चुकी है, 40% मैंग्रोव वन का, ये स्टेटमेंट है, फैक्ट है, इनको आप मेंस के एग्जाम इस्तेमाल कर सकते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया, बाघ परियोजना 1973 में, ये फैक्ट है, मतलब जो काम आ सकते हैं। इसके अलावा पवित्र पेड़ तथा विविध दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जो है, जैसे ऐसा भी होता है, जैसे पवित्र पेड़ मानते हो ना, कुछ कुछ ऐसे जंगल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पवित्र महत्व होता है उनका। ठीक है, उनके कारण भी इनका संरक्षण होता है, जैसे महुआ और जो कदम के पेड़ है, मुंडा व संताल जनजातियाँ छोटा नागपुर में है। ऐसे फैक्ट आ जाते हैं, प्रीलिम्स में आ जाते हैं। मेंस में तो उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जैसे इमली और आम का उड़ीसा बिहार में शादी के दौरान जनजातियों द्वारा पूजा एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा हिरण, चिनकारा और नीलगाय, खेजड़ी, मोर आदि की रक्षा कौन करते हैं, विश्नोई समाज, मतलब इनके साथ इनका अच्छा संबंध है, पवित्र संबंध है। चिपको आंदोलन आप जानते हो, उत्तराखंड या हिमालय में जो हुआ था, स्थानीय वनों को बचाने का प्रयास किया गया था, सामुदायिक वनीकरण का अभियान यहाँ पे चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन व नवदानीय आंदोलन, टीरी, रासायनिक उर्वरकों को पर रोक, जो रासायनिक खाद है उन पर रोक। अच्छा, ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, इनको आप मेंस में अपने हिसाब से एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर लिया करो, ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल कर लिया करो। यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिए गए हैं जिनको आप पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं, मैंने फोटो में चिपका दिया है। कौन सी यहाँ पे देखो, एक नाम दिया गया कि पूर्वी घाट में ऐसी प्रजाति जो लुप्त हो रही है, यहाँ पे निकोबारी मेगापोड दे रखा है। इनको आप देखना और पढ़ना, समझने की कोशिश करना, आपके विशेष तौर पे काम किए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ये लेसन समाप्त होता है। ऐसे ही हम छोटे छोटे लेसन लेके आएंगे, एनसीईआरटी को आराम से कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी डेली बेसिस पर मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊँ। ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से पढ़ते रहो, और ये लेसन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे इनकी PDF। बहुत बहुत धन्यवाद।